बच्चों, हमारा सबक चल रहा है सही आदात। आज हम सही आदात की तफरीक करना सीखेंगे। एक सही आदत में से दूसरा सही आदत तफरीक करना। तो आप इसे इस मिसाल से समझे कि तफरीक करना यानी खर्च करना, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके पास कुछ रकम हो, अगर उसमें से आप कुछ रकम खर्च करें तो जाहिर है आपकी रकम कम होगी, यानी तफरीक का अमल होगा। तफरीक करना यानी खर्च करना। तफरीक करने का अमल यहां पर हम 4 मिसालों के जरिए समझेंगे। पहली मिसाल यहां पर है कि सना के पास 8 रुपए थे, उसने 5 रुपए खर्च कर दिए। बताइए सना के पास कितने रुपए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसे हम तफरीक की सूरत में लिखेंगे। सबसे पहले ये देखें कि सना के पास 8 रुपए थे, मतलब सना के पास मुस्बत 8 रुपए थे। उसने 5 रुपए खर्च कर दिए। खर्च करना यानी तफरीक करना। खर्च किए, कितने रुपये खर्च किए? 5 रुपये, यानी मुस्बत 5 रुपये खर्च किए। तो बराबर जवाब क्या आएगा? देखिए 8 रुपये थे, 5 रुपये खर्च हो गए, तो कितने रुपये बचेंगे? 3 रुपये बचेंगे। शाबाश, और वो भी मुस्बत 3। उसके बाद दूसरी मिसाल, सना के पास 8 रुपए थे, उसने मनफी 5 रुपए खर्च किए। अब आपको यह सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा कि मनफी 5 रुपए कैसे खर्च किए जा सकते हैं। तो एक बात समझ लें कि 5 रुपए खर्च करना यानी 5 रुपए खर्च करना, और मनफी 5 रुपए खर्च करना यानी किसी के तरफ अगर आपकी 5 रुपए उधारी हो तो वो उधारी आपको वापस मिल जाना। तो सना ने मनफी 5 रुपए खर्च किए, यानी किसी को उसने 5 रुपए उधार दिए थे, वो उधारी उसे वापस मिली। तो बताइए सना के पास कितने रुपए हैं? पहले 8 रुपए थे, फिर 5 रुपए किसी के तरफ उधार थे, वो भी मिल गए, लिहाजा कितने रुपये हो जाएंगे सना के पास? 13 रुपये हो जाएंगे। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन तफरीक की सूरत में कैसे लिखेंगे? सना के पास 8 रुपए थे, यानी मुस्बत 8, उसने मनफी 5 रुपए खर्च किए यानी वज़ा किए। कितने? मनफी 5 रुपए वज़ा किए। अब आप जानते हैं बराबर इसका जवाब क्या होता है। यहां मनफी और यहां भी मनफी आ गया है। मनफी 5 रुपए खर्च किए। मनफी 5 रुपए खर्च करने का मतलब है किसी के तरफ, किसी को उसने 5 रुपए उधार दिए थे, वो ये मनफी 5 रुपए यानी किसी की तरफ उसके उधार थे, ये उसे वापस मिल गए। तो पहले से मुस्बत 8 रुपए उसके पास थे, तो ये मनफी 5 रुपए खर्च किए, मतलब उसको 5 रुपये मिल गए जमा 5। ये उधारी उसको मिल गई ना 5, तो वज़ा 5 का मतलब होता है जमा 5। तो मुस्बत 8 जमा मुस्बत 5, इसका जवाब हो जाएगा 8 और 5 13 रुपये। ठीक है, यहां पर मनफी 5 रुपये खर्च करने का मतलब 5 रुपये किसी को उधार दिए थे, उस 5 रुपए का मिल जाना। तो मनफी 5 यानी मनफी 5 रुपए खर्च नहीं होते, बल्कि ये 5 रुपए मिल जाते हैं आपको, या ये जमा 5 हो जाते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखें।
तीसरी मिसाल, सना पर 8 रुपए कर्ज है। सना पर 8 रुपए कर्ज है, उसने 5 रुपए मजीद खर्च किए, तो बताइए सना के पास कितने रुपए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सना पर 8 रुपए कर्ज है, यानी सना के पास मनफी 8 रुपए है। मतलब सना के पास अभी कुछ भी नहीं है, बल्कि उस पर 8 रुपए किसी का कर्ज है। अब ये कर्ज तो उसने अदा नहीं किया और मजीद उसने 5 रुपये खर्च किए यानी वज़ा किए। कितने रुपये? 5 रुपये, मुस्बत 5 रुपये उसने मजीद खर्च किए। लिहाजा जब उसके पास कुछ भी नहीं था और मजीद 5 रुपये खर्च किए, मतलब और उस पर 5 रुपये का कर्ज बढ़ गया। लिहाजा मनफी 8 और पहले के 8 कर्ज और अब के ये 5 रुपये कर्ज, दोनों मिलाकर कितना कर्ज हो गया? 13 रुपये। और ये मनफी में 13 आएगा क्योंकि कर्ज है ना। उसी तरह चौथी मिसाल है, सना पर 8 रुपए कर्ज है, उसने मनफी 5 रुपए खर्च किए। अब मनफी 5 रुपए खर्च किए यानी किसी को उसने 5 रुपए उधार दिए थे, वो उधारी उसे वापस मिली। तो बताइए सना के पास कितने रुपए हैं। देखिए 8 रुपये कर्ज है उसके पास आज, यानी उस पर 8 रुपये आज कर्ज है और 5 रुपये किसी को उधार दिए थे, वो उसे आज वापस मिल गए। तो अब उसका कर्ज कितना हो जाएगा? पहले 8 रुपये कर्ज था, अब किसी ने 5 रुपये उसे दे दिए उसके खुद के, तो जाहिर है सना पहले अपना कर्ज अदा करेंगी। पहले 8 रुपये था, अब ये 5 रुपये जो बाद में मिले वो उसे कर्ज अदा करेंगी 5 रुपये। तो 8 से कम होकर कर्ज कितना हो जाएगा? कितने रुपये हो जाएगा? 3 रुपये कर्ज हो जाएगा, यानी मनफी 3 जवाब आना चाहिए। कैसे आता है देखिए, सना पर 8 रुपये कर्ज है, मतलब सना के पास मनफी 8 रुपये है, उसने मनफी 5 रुपये खर्च किए। यानी मनफी 5 रुपये खर्च करने का मतलब है किसी को उसने 5 रुपये उधार दिए थे कभी, वो 5 रुपये उसने लाकर उसे दे दिए। सना आपा ये लो, आपने मुझे 5 रुपये दिए थे, वो 5 रुपये आप ले लीजिए। तो मनफी 8 में से उसने खर्च किए मनफी 5। मनफी 5 रुपये खर्च करना, इसका मतलब है पहले की रकम में 5 रुपये जमा हो जाना, क्योंकि ये 5 रुपये उधारी के वापस मिले हुए हैं। ये 5 रुपये उसके पास आ जाएंगे। तो जाहिर है ये सना क्या करेगी? पहले अपना कर्ज अदा करेगी, कर्ज के बोझ में डूबी हुई है। 8 रुपये का कर्ज है, अब 5 रुपये वो अपना कर्ज अदा करेंगी, तो अभी कितने रुपये रहेंगे उस पर कर्ज? 3 रुपये। कितने रुपये? 3 रुपये, और वो भी कर्ज रहेंगे। ठीक है। अब देखिए दोबारा हम इन मिसालों पर गौर करते हैं। पहली मिसाल में हमने क्या किया? मुस्बत 8 वज़ा मुस्बत 5 बराबर मुस्बत 3, यानी 8 में से 5 कम हुए तो 3। ये तो आसान है। दूसरी मिसाल में मुस्बत 8 वज़ा 5 या वज़ा मनफी 5, तो ये 2 बार मनफी आ गया तो क्या हो गया? जमा हो गया। तो ये मुस्बत 8 मुस्बत 5 मुस्बत 13 हो गया। तफरीक करते वक्त एक साथ 2 अलामतें वज़ा की आ जाए तो वो जमा हो गई यहां पर, ये याद रखिए। तीसरी मिसाल में पहला अदद मनफी है, उसमें से मुस्बत अदद तफरीक किए, जवाब में मनफी 13 आया। ये कैसे आया? देखिए मनफी 8, यहां पर मनफी मुस्बत 5, तो मनफी ये मुस्बत 5 को बिना अलामत के ऐसे भी लिख सकते हैं, मनफी 5, और इसका जवाब आता है मनफी 13।
जब दोनों की अलामतें एक जैसी हुई तो जमा हो गई 8 और 5 13, और अलामत मैं भी मनफी तू भी मनफी, तो जवाब भी मनफी। यानी जमा करते वक्त जो उसूल था वही उसूल यहां पर भी कायम है। तीसरी मिसाल में फिर 2 मनफी की अलामतें एक साथ आई तो वो जमा में तब्दील हो गई। इस तरह से सही आदात की तफरीक को हम मिसालों के जरिए से समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है सही आदात, जिसमें हमने सही आदात की तफरीक कल कुछ मिसालों के जरिए से सीखी है। हमने कल जो 4 किस्म की मिसालें हल की थी, आइए उन मिसालों पर गौर करते हैं। तफरीक की पहली मिसाल हमने इस तरह से हल की थी। सना के पास 8 रुपये थे, मुस्बत 8, उसमें से सना ने 5 रुपये खर्च किए, मुस्बत 5 खर्च किए, यानी तफरीक हुई। 8 में से 5 रुपये कम हुए, जवाब आया था 3। 8 में से 5 कम हुए, जवाब हुआ 3, मुस्बत 3। इसी सवाल पर हम गौर करते हैं। मुस्बत 8 को मैंने मुस्बत 8 लिखा हूं, वज़ा का उलट मैंने कर दिया हूं जमा। यहां पे तफरीक की है, मैंने तफरीक का उलट अमल यहां पर कर दिया है जमा। और यहां पर मुस्बत 5 है, मैंने इसका मुतजाद या उलट अदद लिख दिया हूं मनफी 5। मतलब मैंने अमल का उलट अमल किया और अदद का भी उलट अदद लिख दिया। मनफी का उलट तफरीक का उलट जमा, और मुस्बत 5 का उलट मनफी 5। अब ऐसा करने के बाद देखते हैं जवाब क्या आता है। यहां पर जमा कर रहे हैं हम, जमा हमने सही आदात की है। 2 आदात की जमा करना है, एक मुस्बत है एक मनफी है, तो तफरीक होती है। 8 में से 5 गया, बचा 3, और जवाब को बड़े की अलामत लगती है। 5 छोटा है, 8 बड़ा है, लिहाजा 8 की अलामत मुस्बत है, जवाब को अलामत लगेगी मुस्बत। पहले भी जवाब हमारा मुस्बत आया था, और तफरीक का उलट जमा, और दूसरे अदद का मुतजाद अदद लिखने पर भी जवाब हमारा वही आया। उसके बाद दूसरी मिसाल हमने हल की थी। सना के पास 8 रुपये थे, सना के पास 8 रुपये थे। अब उसने मनफी 5 रुपये खर्च किए। 8 रुपये उसके पास पहले से थे, मनफी 5 रुपये खर्च किए। मनफी 5 रुपये खर्च करने का मतलब आपको पता है, किसी के तरफ उसके 5 रुपये उधारी थी, उसने उसे उधारी लाकर जमा की। मतलब पहले से 8 थे और उधारी के 5 रुपये मिले, तो उसके पास हो गए थे मुस्बत 13। अब देखते हैं इसमें मैं क्या कर रहा हूं। देखिए, मैंने मुस्बत 8 पहले अदद को जैसे के वैसे लिया हूं, लेकिन उसके बाद तफरीक का उलट मैंने जमा का अमल किया, और अब मनफी 5 का उलट अदद या मुतजाद अदद मुस्बत 5 मैंने लिखा हूं। ऐसा करने के बाद देखते हैं जवाब क्या आता है। 2 आदात की जमा करना है, दोनों की अलामतें एक जैसी है, 8 और 5 13, और अलामत दोनों आदत को जो भी अलामत है, मैं भी मुस्बत तू भी मुस्बत, जवाब भी मुस्बत। पहले भी हमारा जवाब मुस्बत 13 आया था, बाद में मैंने तफरीक का उलट जमा किया और मनफी अदद का मुतजाद अदद मुस्बत अदद लिया, तब भी जो है उसका जवाब वही आया, जवाब में कोई फर्क नहीं आया। तीसरी मिसाल हमने ऐसे हल की थी कि सना पर 8 रुपये कर्ज है, सना पर 8 रुपये कर्ज है, सना के पास कुछ नहीं है, सना पर 8 रुपये कर्ज है। उसने 5 रुपये खर्च किए। 5 रुपये खर्च किए मतलब ये कि पहले से वो 8 रुपये की मकरूज है, 5 रुपये अभी खर्च किए, किसी न किसी से लेकर खर्च किए होंगे। अब जो है वो उस पर कर्ज हो गया 13 रुपये। जवाब हमारा आया था मनफी 13। इसी मिसाल को मैं ऐसे करता हूं, पहला अदद यहां मनफी 8 है, पहले अदद को जैसे कि वैसे ही लिख दिया हूं मनफी 8, लेकिन तफरीक का उलट मैंने किया हूं मुस्बत जमा, तफरीक का उलट जमा, और यहां मुस्बत 5 का उलट अदद मनफी 5। अब देखते हैं जवाब क्या आता है। 2 आदात की जमा करना है, दोनों की अलामत मनफी है,
अलामतें एक जैसी हो तो जमा होती है। 8 और 5 13, मैं भी मनफी तू भी मनफी, जवाब भी मनफी। इस तरीके में भी जवाब मनफी 13 आया, पहले भी जवाब मनफी 13 आया था। उसी तरह चौथी मिसाल हमने कल ऐसे देखे कि सना पर 8 रुपये कर्ज था, उसने मनफी 5 रुपये खर्च किए, मतलब कभी उसने किसी को 5 रुपये उधार दिए थे, उस शख्स ने वो 5 रुपये उधारी के जो सना के थे उसे लाकर दे दिए। लिहाजा पहले सना 8 रुपये से मकरूज थी, अब जब उसके पास 5 रुपये आ गए तो उसने 5 रुपये अपना कर्ज अदा कर दिया। 8 रुपये में से 5 रुपये का कर्ज उसका अदा हो गया, फिर भी उस पर 3 रुपये कर्ज बाकी रहा, लिहाजा जवाब मनफी 3 आया था। अब मैं इसे क्या करता हूं, देखिए पहले अदद को मनफी 8 को मैंने जैसे कि वैसे लिखा हूं। अब यहां वज़ा के अमल का उलट जमा किया हूं मैंने, और जो दूसरा अदद है उसका मुतजाद अदद लिखा हूं, मनफी 5 का मुतजाद मुस्बत 5। अब यहां पर जमा करना हम जानते हैं, दोनों की अलामतें अलग अलग है। 8 में से 5 गया, बचा 3। अलामत बड़े अदद की लगती है, 8 बड़ा है 5 छोटा है, 8 की अलामत मनफी, लिहाजा जवाब मनफी। चारों किस्म की मिसालें हमने यहां पर हल किए हैं। आप देखेंगे कि पहले अदद में से दूसरा अदद हम तफरीक कर रहे हैं तो जो जवाब आ रहा है वही जवाब पहले अदद में दूसरे अदद का मुतजाद अदद जमा करने पर आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी सबकी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया हमारे कि एक अदद में से दूसरा अदद तफरीक करने का मतलब है उस अदद में दूसरे अदद का मुतजाद अदद जमा करना, यानी एक सही अदद में से दूसरा सही अदद तफरीक करने पर जो जवाब आता है वही जवाब उस सही अदद में दूसरे अदद का मुतजाद अदद जमा करने पर आता है। तो सब मिलकर पढ़िए, ये मेरी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? एक अदद में से दूसरा अदद तफरीक करने का मतलब है पहले अदद में दूसरे अदद का मुतजाद अदद यानी उलट अदद जमा करना। प्यारे बच्चों, सही आदात ये सबक हमारा चल रहा है। सही आदात की तफरीक हम सीख रहे हैं। सही आदात की तफरीक कैसे की जाती है अभी हमने सीखी है, उसी पर मुनसर मश्क़ी सेट नंबर 8 हम हल करेंगे। सवाल है, पहले सुतून में दिए हुए अदद में से उफ़क़ी कतार का अदद तफरीक कीजिए। यहाँ पर एक जदवल दी गई है जिसमें बहुत सारे सुतून हैं खड़े और बहुत सारी कतारें भी है आड़ी। पहले सुतून में कुछ आदाद दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर 3, 8, -3 और -2। पहले सुतून में दिए हुए आदाद में से पहली जो उफ़क़ी कतार में दिए हुए आदाद है उनको तफरीक करना है। जैसे ये यहाँ पर तफरीक का अमल है, 3 + 6, 3 + 9, 3 - -4। उसी तरह 8, 8 + 6, 8 + 9। इस तरह से हमें सभी सवाल हल करना है। पहले हम ये पहला सवाल हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 6 बराबर। हमने अभी सीखा है कि किसी पहले अदद में से दूसरा अदद तफरीक करने का मतलब है दूसरे अदद का मुतजाद अदद जमा करना। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे 3, वज़ा के उलट
जमा और 6 का मुतजाद अदद मनफी 6। अब यहाँ पर हम जमा के उसूल से इसे हल करेंगे। दो आदाद की जमा करना हो, दोनों की अलामतें अलग अलग हो, 3 की अलामत मुस्बत, 6 की अलामत मनफी, तो वजह होती है 6 में से 3 जाते हैं, जवाब आएगा 3, अलामत बड़े की लगेगी, 6 की अलामत मनफी है, लिहाजा जवाब हमारा मनफी में आएगा। उसी तरह यहाँ पर 3 में से तफरीक करना है मनफी 4। इसे हम तफरीक के उसूल से हल करेंगे। पहले अदद में से दूसरे अदद को तफरीक करने का मतलब है पहले अदद में दूसरे अदद के मुतजाद अदद को जमा करना। पहला अदद 3 जैसे के वैसे लिखेंगे हम। वज़ा का उलट अमल है जमा, मनफी 4 का मुतजाद अदद है मुस्बत 4। अब जो है हम इसकी जमा करेंगे, 3 जमा 4, मैं भी मुस्बत तू भी मुस्बत, दोनों की अलामत एक जैसी हो तो 3 और 4 जमा हो जाती है 7, और अलामत दोनों की मैं भी मुस्बत तू भी मुस्बत, तो अलामत जवाब की भी मुस्बत होती है। उसी तरह यहाँ पर हम 3 में से तफरीक करेंगे 0। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी अदद में से 0 अगर तफरीक किया जाए तो उसकी कीमत में फ़र्क नहीं पड़ता उस अदद की। 3 में से 0 कम करने के बाद भी जवाब जो दिया हुआ अदद है वही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 में से तफरीक करना है मुस्बत 7। यहाँ हम तफरीक के उसूल से तफरीक करेंगे। 3 वज़ा के उलट जमा, मुस्बत 7 का उलट मनफी 7, बराबर 3 की अलामत मुस्बत है, 7 की अलामत मनफी है। दो आदाद की जमा करते वक्त अलामतें अलग अलग हो तो बड़े में से छोटा तफरीक करते हैं। 7 में से 3 के बचे 4, अलामत बड़े की लगेगी, 3 छोटा है 7 बड़ा है, लिहाजा 7 की अलामत मनफी की। उसी तरह दूसरा अदद यहाँ पर 8 है पहले सुतून में, यहाँ हम 8 में से तफरीक करेंगे 6। 8 वज़ा 6 बराबर, हमारा उसूल है कि हम तफरीक का उलट जमा कर रहे हैं तो फिर 6 का मुतजाद अदद मनफी 6 हमें लिखना होगा। यहाँ हम जमा के उसूल से हल करेंगे। दो आदाद की जमा करना है, दोनों की अलामतें अलग अलग है। 8 की अलामत मुस्बत है, 6 की अलामत मनफी है। अलामतें अलग अलग हो तो वज़ा होती है। 8 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 2, और अलामत 2 को किसकी लगेंगी? 6 कहेगा मेरी लगाइए, 8 कहेगा मेरी लगाइए, दोनों में जो बड़ा नजर आता है उसकी अलामत लगाइए। 8 की अलामत मुस्बत है, जब अलामत नहीं है तो मुस्बत है, तो 2 की अलामत भी मुस्बत होगी, जो नहीं भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पर 8 में से हम तफरीक करेंगे मनफी 5। देखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं पहला अदद जैसे कि वैसे ही लिख लीजिए आप, तफरीक का उलट जमा कीजिए और मनफी 5 का उलट मुस्बत 5 बराबर होगा 8। दोनों की अलामत एक जैसी हो गई, 8 और 5 13, अलामत उसको मैं भी मुस्बत तो भी मुस्बत, तो जवाब की अलामत भी मुस्बत होगी। उसी तरह यहाँ पे हम 8 में से तफरीक करेंगे मनफी 8। 8 में से मनफी 8 तफरीक करेंगे बराबर 8 तफरीक का उलट जमा, मनफी 8 का उलट मुस्बत 8 बराबर 8 जमा मुस्बत 8 हो गया। इसी को आप अगले स्टेप में और इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 जमा मुस्बत की अलामत नहीं भी लगाए तो चलता है, 8 जमा 8 हो गया। मतलब वज़ा की अलामत अगर 2 बार आए तो जमा हो जाती है। 8 और 8 16, दोनों मुस्बत, जवाब भी मुस्बत। उसके बाद यहाँ देखिए मनफी 3 में से तफरीक करेंगे आप 9, मुस्बत 9 बिना अलामत के लिखे हैं बराबर, इसे हम मनफी तफरीक का उलट जमा करेंगे, 9 का उलट मनफी 9 बराबर, यहां पे क्या होगा देखिए
3 की अलामत भी मनफी है, 9 की अलामत भी मनफी है, दोनों की अलामत एक जैसी हो तो जमा होती है। 9 और 3 12 जवाब आएगा। और 12 को अलामत कौन सी लगेंगी? जब दोनों आदाद मनफी हो तो जवाब को भी मनफी की अलामत ही लगती है। अगला सवाल, मनफी 3 में से तफरीक करेंगे मनफी 4। अगले स्टेप में पहला अदद जैसे कि वैसे ही लिखेंगे, फिर तफरीक का उलट जमा। मनफी 4 का उलट अदद होगा मुस्बत 4। मुस्बत 4 को आप बिना अलामत के भी लिख सकते हैं। यह हो गया। मनफी 3 में जमा करना है 4, दोनों की अलामतें अलग अलग है, तो 4 में से 3 जाएगा, जवाब आएगा 1, और 1 को अलामत बड़े की लगेंगी, 4 बड़ा है लिहाजा मुस्बत की अलामत लगेगी। उसी तरह अगला सवाल, ये सवाल हम हल करेंगे। यहाँ पर मनफी 3 में से तफरीक करना है मुस्बत 7, अलामत के साथ लिखा हुआ है, बराबर। हमारा उसूल है कि हम पहले अदद को जूं के तूं लिखते हैं, तफरीक का उलट जमा करते हैं, और मुस्बत 7 का उलट मनफी 7, इस तरह से लिखते हैं। अगले स्टेप में देखिए, 3 की अलामत मनफी, 7 की अलामत मनफी, दोनों की अलामत एक जैसी हो तो जमा हो जाती है, 7 और 3 10 जवाब आता है। लेकिन मैं भी मनफी, तू भी मनफी, तो जवाब की अलामत भी मनफी होती है। यहाँ पर मनफी 3, पहला अदद मनफी 3 है, उसमें से तफरीक करना है मनफी 3। देखिए, मनफी 3 में से मनफी 3 तफरीक होगा तो ज़ाहिर जवाब 0 आएगा, लेकिन उसूल से हम हल करेंगे। मनफी 3 पहला अदद है, तफरीक का उलट जमा, मनफी 3 का उलट अदद मुस्बत 3, तो मुस्बत 3 बिना अलामत के लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 की अलामत मनफी हो गई और ये 3 की अलामत मुस्बत हो गई, अलामतें अलग अलग है, लिहाजा तफरीक होगी, 3 में से 3 जाएंगे 0, और 0 को कोई अलामत नहीं लगाई जाती। इस तरह से बाकी की तमाम मिसालें हम हल करेंगे, लेकिन ये तमाम मिसालें हल करने के बाद और तफरीक का अमल सीख लेने के बाद ये जो कुछ खास बातें आपको मैं समझा रहा हूं वो देखिए कि एक साथ अगर 2 अलामतें आ जाए, कौस के अंदर के अदद को मनफी की अलामत हो और कौस के बाहर भी मनफी की अलामत हो, तो ये मनफी मनफी का ये दोनों मनफी की अलामतें मुस्बत में बदल जाती है। मतलब इसे मज़ाहिया अंदाज में इस तरह समझिए कि ये मनफी की अलामत ये कौस के ऊपर से जाकर इस तरह से इसके पेट में सीधे घुस जाती है, तो ये 2 मनफी की अलामत अगर एक साथ आ जाए तो मुस्बत हो जाती हैं। कौस के अंदर अगर मुस्बत अदद है, यानी कौस के अंदर के अदद की अलामत मुस्बत है और कौस के बाहर मुस्बत है, दोनों मुस्बत अलामत हो तब भी मुस्बत, और दोनों मनफी हो तब भी मुस्बत हो जाता है, मुस्बत की अलामत आ जाती है। अब इस तरह अगर हो, कौस के अंदर का अदद मुस्बत हो, बाहर मनफी हो, मतलब मनफी और मुस्बत दोनों अगर अलामत एक साथ आ जाए तो मनफी की अलामत बाकी रहती है, मतलब ये मनफी की अलामत को देखकर मुस्बत की अलामत चली जाती है, क्योंकि मुस्बत की अलामत को नहीं भी लगाए तो चलता, ये हमें मालूम था, तो ये मुस्बत की अलामत चली जाती है और मनफी रहती है। उसी तरह अगर पहले कौस की अलामत मनफी थी, लेकिन अगर कौस के बाहर अलामत मुस्बत हो और अंदर मनफी हो, तब भी मनफी की अलामत ही रहती है, मतलब एक ही अलामत रहती है, मुस्बत की अलामत चली जाती है। तो यहाँ पर एक बात समझ लें कि अगर मनफी मुस्बत या मुस्बत मनफी अलग अलग अलामतें हो तो मनफी बाकी रहेगी, दोनों मनफी की अलामत हो तो मुस्बत हो जाएगी, और दोनों मुस्बत हो तो मुस्बत ही रहेगी।